नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे गुजरात चुनाव से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल गुजरात में चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात के चुनाव में ताल ठोंक रही है, लिहाजा पार्टी कई स्कीमों का ऐलान तो पार्टी की ओर से किया गया है, लेकिन इसके अलावा बड़ा दावा अब अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सूत्रों के मुताबिक आईबी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आज गुजरात में विधानसभा चुनाव होते हैं तो राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल के इस दावे के बाद सियासी भूचाल खड़ा होना लाजमी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि आप कम अंतर से सरकार बनाएगी। हम बहुत कम सीटों के साथ गुजरात में चुनाव जीत रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है और जनता गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका देने जा रही है। हालांकि उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में आपको वोट देने की अपील करते हुए यह भी कहा कि वो चुनाव में प्रचंड बहुमत चाहते हैं। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि जब से रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध हुई है, बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है और उनकी समूह बैठकें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी रिपोर्ट से डरी हुई है और दोनों पार्टियों के नेता आप पर एक ही भाषा में आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल द्वारा पार्टी पर लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस की ओर से भी तीखा पलटवार आया है। दिल्ली सीएम के दावे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने आप संयोजक के दावे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि केजरीवाल झूठे हैं। उनके दावे के बाद पहला सवाल यह उठता है कि आईबी की रिपोर्ट केजरीवाल तक कैसे पहुंची। अगर उनके पास ये रिपोर्ट है तो उन्होंने इस गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों किया? क्या आईबी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं है? केजरीवाल एक पूर्व सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए। केजरीवाल के दावों की जांच की मांग करते हुए दोषी ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और उन्हें गुजरात के लोगों से खुले तौर पर झूठ बोलने के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल और कांग्रेस लंबे वक्त से एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि राज्य में कांग्रेस मजबूत हो ताकि सत्ता विरोधी वोट बंट जाएं और इसलिए वो कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन पार्टी नेताओं ने उन्हें कांग्रेस नहीं छोड़ने को कहा है ताकि बीजेपी और कमजोर ना हो पाए। तो गुजरात में चुनाव है और चुनाव से पहले ही सियासी बयानबाजी का सिलसिला जिस तरह से चल रहा है, ऐसे में गुजरात चुनाव को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा अभी से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो चुकी है और इस बार अरविंद केजरीवाल किस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत गुजरात में बनेंगे, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आ पाएगा। देश में आतंकवाद पर लगातार नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में तेलंगाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आतंकवादी हमले की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 हथगोले, 5,41,800 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। आशंका जताई जा रही है कि ये तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीनों संदिग्धों पर आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर हमले के भी आरोप लगे हैं। हालांकि उन्होंने स्टेट काउंटर इंटेलिजेंस सेल और स्पेशल टास्क फोर्स के सामने जो बयान दिए हैं, इसमें इस बात का जिक्र नहीं है। पुलिस की माने तो मलकपेट के अब्दुल जाहिद ने पाकिस्तान स्थित आईएसआई के 7 पुराने सहयोगियों के साथ विस्फोटों और अन्य आतंकी कृत्यों की साजिश रचने के लिए फिर से संपर्क बनाए।
वो पहले भी हैदराबाद में आतंकवाद से संबंधित कई मामलों में शामिल था। बयान में कहा गया है कि जाहिद को 4 हथगोले की खेप मिली थी और वो हैदराबाद में सनसनीखेज आतंकी हमले करने जा रहा था। पुलिस की एक टीम ने तत्परता से कार्रवाई की और अकबरबाग के अब्दुल जाहिद, सैदाबाद के मोहम्मद समीरुद्दीन और हुमायूं नगर मेहदी पट्टनम के माज हसन फारूक को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि अब्दुल जाहिद पहले भी हैदराबाद में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, जिसमें 2005 में बेगमपेट में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के टास्क फोर्स कार्यालय पर आत्मघाती हमला भी शामिल है। वो पाकिस्तानी आईएसआई और एलईटी के आकाओं से लगातार संपर्क में था। जांच में यह भी सामने आया है कि कई आतंकी मामलों में वांछित और हैदराबाद शहर के मूल निवासी फरहतुल्ला गोरी, सिद्दीकी बिन उस्मान और अब्दुल मजीद फरार हो गए थे। ये तीनों पाकिस्तान में बस गए और अब आईएसआई के आकाओं के मातहत काम कर रहे हैं। पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे का एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। जब से पीएफआई मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई है, जब से पीएफआई पर बैन लगा है, उसके बाद से पूछताछ में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने आरएसएस में घुसपैठ को लेकर एक सेल तैयार किया था। इसके लिए करीब 50 लोगों को पीएफआई के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। ये सदस्य हिंदू देवी देवताओं के बारे में जानकारी लेने के साथ ही आरएसएस की शाखा और उनके तौर तरीकों के बारे में प्रशिक्षण ले रहे थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था जिससे आरएसएस के अंदर इन लोगों की घुसपैठ करवाकर संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके। मोबाइल और लैपटॉप से मिले कई सबूत इस और इशारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीकेटी के अशुरामऊ से मंगलवार को तड़के कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ से गिरफ्तारियां हुई थी। पीएफआई सदस्य मोहम्मद फैजान, मोहम्मद सूफियान और रेहान के मोबाइल, व्हाट्सएप और लैपटॉप से एसटीएफ को कई सबूत मिले हैं। इसके बाद एसटीएफ अशुरामऊ और उसके आसपास के गांव में पीएफआई की फौज खड़ी करने वाले सरगना और गांव के प्रधान अरशद की तलाश में दबिश दे रही है। खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में फैजान, सूफियान और रेहान ने कई अहम बातें बताई हैं। पीएफआई की इस घुसपैठ का मुख्य मकसद आरएसएस की गतिविधियों पर नजर रखना और संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करना था। इसी के साथ सरकार और आरएसएस से जुड़ी सूचनाओं को अपने इस्लामिक देशों में बैठे आकाओं तक भी पहुंचाना इनका काम था। पीएफआई से जुड़े कुछ लोग अंडरग्राउंड भी हो चुके हैं। सभी को यह लक्ष्य दिया गया था कि मुसलमानों को एकजुट किया जाए, जिससे जल्द से जल्द इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हुआ जा सके। देश की आंतरिक शक्ति को कमजोर करने के लिए पीएफआई पूरी ताकत लगाना चाह रहा था। इसी के चलते ये लोग ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कट्टरपंथियों को जोड़ना चाहते थे, जिससे उन्हें मुस्लिम धर्म के नाम पर भड़काना आसान हो जाए। खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई के बाद बेहटा और उसके आसपास के गांवों में पीएफआई से जुड़े सैकड़ों लोग पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं कई गांवों में अब लोग पीएफआई का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। पीएफआई पर बैन के साथ केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में आतंकवादी गतिविधियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसी कड़ी में लगातार गृह मंत्रालय की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। अब फरहतुल्ला गौरी उर्फ फैजी एफजी माफ कीजिएगा, उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो गृह मंत्रालय ने फरहतुल्ला गौरी उर्फ एफजी को आतंकी घोषित कर दिया है। फरहतुल्ला गौरी मूल रूप से हैदराबाद के कुरमागोड़ा इलाके का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में उसका स्केच बनाकर जारी किया था। आपको बता दें कि 1994 में गौरी सऊदी अरब भाग गया था। इसके बाद वो 2015 में पाकिस्तान पहुंचा और जैश ए मोहम्मद में शामिल हो गया। भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने का काम वो लगातार कर रहा था। गौरी का छद्म नाम सूफियान भी है। वो करीब 30 साल से आतंकवाद से जुड़ा है। भारत में आतंकी कृत्यों को बढ़ावा देने में उसकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। गौरी सोशल मीडिया के जरिए भारत के मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर आतंकवाद में झोंकता हुआ नजर आ रहा था। वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का फाइनेंसर है। वो टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए अपने भारत विरोधी अभियान को भी अंजाम लगातार दे रहा था। गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक गौरी अभी पाकिस्तान में है और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश का एक प्रमुख सदस्य है। उसे यूएपीए कानून के तहत एक आतंकवादी घोषित किया गया है। 38 कट्टर आतंकवादियों की जो लिस्ट है उसमें अब एफजी का नाम भी शामिल हो गया है और वो 18वें नंबर पर है। वो भारत में कई आतंकी मामलों में
मोस्ट वांटेड भी है। आपको बता दें कि फरहतुल्लाह गौरी कई दशकों से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है, लेकिन आज तक उसकी फोटो नहीं मिल पाई है। खुफिया एजेंसियों के लिए वो लगातार चुनौती बना हुआ है। हैदराबाद के सदाबाद के कुरमागुड़ा निवासी फरहतुल्लाह गौरी मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन दरसगाह-ए-शहादत यानी कि DJS से भी जुड़ा हुआ है। उसे सरदार साहब भी कहा जाता है। बुलेटिन के आखिर में बात गुरुग्राम की भी कर लेते हैं। दरअसल गुरुग्राम से हादसे की खबर सामने आ रही है। एक इमारत का हिस्सा गिर गया जिसके नीचे कई श्रमिक दब गए हैं। तो गुरुग्राम में इमारत का एक हिस्सा गिरने से कई श्रमिक दब गए। इनमें से एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि मलबे में दबे अन्य सभी श्रमिकों को निकालने का काम चल रहा है। सुरक्षित निकाले गए श्रमिक को नजदीक के अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के उद्योग विहार में इमारत का एक हिस्सा गिरने से 3 श्रमिक दब गए थे। हादसा उस वक्त हुआ जब इस पुरानी और जर्जर इमारत को श्रमिक गिरा रहे थे। इसी दौरान इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि यह इमारत काफी पुरानी होने के साथ जर्जर भी हो चुकी थी, इसलिए इसे जल्द से जल्द गिराने का फैसला लिया गया था। इसी कड़ी में आज सुबह यह हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के उद्योग विहार में जर्जर इमारत को ध्वस्त करने के दौरान दीवार और छत गिरने से 3 श्रमिक दब गए हैं। भूंडसी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थित राज्य आपदा बचाव प्रबंधन की टीम मौके पर है और राहत बचाव का काम चल रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सभी श्रमिकों को निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम सेक्टर 29 से बचाव और राहत काम के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं। गुरुग्राम फायर ब्रिगेड के अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि 3 लोगों के दबे होने की जानकारी अभी मिली है। कुल कितने लोग काम कर रहे थे इसकी भी जानकारी ली जा रही है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।